नमस्कार। मैं आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि अ, आज हम जिस वेबिनार में जुड़े, आओ तापी नदी को जाने, उस वेबिनार के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड रखना चाहूंगा। हमारी जो टीम है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके टीम के साथ हम जुड़े हुए हैं। और 2021, 20 और 21 में जब कोरोना शुरू था, तो हमारे महाराष्ट्र जैन बिरादरी के हमारे सीनियर मेंटर विनोद बोधनकर जी, अ, इनके साथ नरेंद्र चुग सर, इन सभी साथियों के साथ हमने आओ नदी को जाने वेबिनार सीरीज शुरू किया उनके गाइडेंस में। तो लगभग महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर के लगभग 70 से भी ज्यादा एक्सपर्ट को हमने बुलाया। 44 वेबिनार्स हर संडे हम लेते थे। और इसी बीच में ऐसे तय हुआ कि हम फिजिकल यात्रा निकालते महाराष्ट्र में, नासिक से लेके वर्धा तक। लेकिन क्या हुआ कि 2021 में फिर से कोरोना का सेकंड वेव आया, तो हमारी फिजिकल यात्रा रुक गई। तो हमारे सारे टीम ने तय किया कि हम आओ नदी को जाने ऐसे डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा शुरू करते। तो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से हमारी संवाद यात्रा शुरू हुई। और ऐसे करते करते जब नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया ऐसे यात्रा बढ़ती गई, तो हमने ऐसे तय किया कि जैसे आओ नदी को जाने शुरू, वैसे आओ तापी नदी को जाने ऐसे वेबिनार सीरीज हम शुरू करते। तो हमारे सारे तापी रिवर बेसिन के जो भी साथी है, जो टीम है, उनके साथ तय करके हमने ऐसे तय किया कि एवरी सेकंड एंड फोर्थ संडे ऑफ एवरी मंथ हम आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज कंटिन्यू करते हैं। और मुझे बताने में खुशी होगी कि हम आज 77 वेबिनार में लगभग 125 से भी ज्यादा महानुभाव यहाँ आकर हमारे साथ उनका अनुभव शेयर कर चुके हैं। जो कि ग्राउंड लेवल पे उनका बहुत बड़ा काम है। हमें अलग अलग इंडिविजुअल्स मिले, ग्रुप्स मिले, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग का ग्रुप था। इसके अलावा गायत्री परिवार का ग्रुप, इसके अलावा भूजल वारकरी, मिशन 500। हमारे साथ कमल वाले बाबा जो सिर्फ कमल के ऊपर काम करते हैं, हनी बीज पे काम करने वाले, अ, खेती के अलग अलग टाइप्स उसके ऊपर काम करने वाले, ऐसे अलग अलग महानुभाव हमें आज तक यहाँ कर उनका अनुभव शेयर कर चुके हैं। और हमें खुशी हो रही कि हम तीनों राज्यों से एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम उनका कार्य हम समझ रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म है कि हम एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए, और एक दूसरे की बातें जो भी है साझा करने के लिए हम यहाँ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आफ्टर वेबिनार जो भी एक्सपर्ट है और जो भी श्रोतागण है, वो एक दूसरे से बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बताना चाहता था। मैं तो टीम का एक छोटा सा सदस्य हूँ, लेकिन हमारी पूरी टीम है कि ये सारा काम करते हैं। और ये फेसबुक लाइव रखा रहता है, और फिर यूट्यूब पे भी ये सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, ताकि पूरे रीजन से कोई भी चाहता है कि हमें इस तरीके की जानकारी चाहिए हमारे तापी रिवर बेसिन में, तो वो इजीली अवेलेबल हो सके, इसलिए ओपन रिसोर्सेस रहता है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे आज के वक्त डॉक्टर अमी याग्निक मैडम, इनका परिचय करने के लिए संजू सर से रिक्वेस्ट करता हूँ। संजू सर। मदन लाल सर, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं, आप एक बार मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ताकि
वो ऑडियो कनेक्ट हो सकते हैं। एक बार मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। मदन लाल सर। બરોબર. હવે પેલું તો આપણે ખાલી આલુ પરાઠા જ બનાવવા તો ખાસો ટાઈમ નથી અત્યારે. આલુ પરાઠા બનાવી દઉં, ચટણી ને બધું. આલુ પરાઠા જ બનાવી દે. हाँ संजू सर। जी हेलो। जी जी भाई साहब हाँ संजू सर, परिचय करवा रहे हैं ना मैडम का। जी। आइए, आओ तापी नदी को जाने के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं माँ तापी के उद्गम स्थल मूल तापी शहर से आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए, पुनः प्रणाम करते हुए, जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने आज के मुख्य वक्ताओं का परिचय करने के क्रम में मुझे जो निर्देश प्राप्त हुए, आज बड़ा सौभाग्य है हमारे बीच माननीय डॉक्टर अमी याज्ञिक जी है, जो कि जनरल शल्य चिकित्सक है, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता है। आप गुजरात सूरत से बिलोंग करते हैं और आपका कार्य जो है वो बड़ा निरंतर रूप से जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए कार्य करना रहा है। आप वर्तमान में शिवम हॉस्पिटल सूरत, जीवन शैली क्लिनिक सूरत एवं वामा वेलनेस क्लिनिक सूरत और सेवा रूरल झगड़िया जैसे प्रसिद्ध जो क्लिनिक है, प्रसिद्ध अस्पताल है जहां मानव सेवा की जाती है, ऐसे सेवाओं में आप कार्यरत है। साथ ही आप सेवा रूल झगड़िया, वोलाक वडोदरा जैसे विभिन्न 5 एनजीओ में एक ट्रस्टी के रूप में भी आप कार्य कर रहे हैं और निरंतर रूप से आपका कार्य चिकित्सा के साथ साथ लोक कल्याण के भी कार्य में, मानव कल्याण के कार्य में और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर आमी याज्ञिक जी से, उन्हें प्रणाम करते हुए कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच जो आज के दूसरे वक्ता है वो अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण आज अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं और जैसे ही इस मीटिंग में ज्वाइन होते हैं, मैं आदरणीय विशाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा तो जैसे ही जुड़ पाते हैं फिर हम उनका परिचय करवा कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं माननीय डॉक्टर महोदया जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने का भी कष्ट करेंगे। आदरणीय विशाल जी से भी निवेदन की आगे की कार्यवाही को पूर्ण करने का क्रम करेंगे। शुक्रिया संजू कुमार सर। मैं डॉक्टर अमी मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन शेयर करें। मैम आप वहां से शेयर कर रहे हो क्या, मैं यहाँ से करूँ? प्लीज अनम्यूट मैम, अनम्यूट। वहां से चालू करो प्रेजेंटेशन, मैं नेक्स्ट में ठीक है, सपोर्ट। चलेगा, मैं करता हूँ। सब दुनिया के बड़े बड़े एमएस सर्जन हैं, डॉक्टर अमी याज्ञिक जी सूरत से जुड़े हुए हैं अभी। नमस्कार। तापी बेसिन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये जो आज का कार्यक्रम है उसमें मुझे इनवाइट करने के लिए आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों के साथ बात करने का मुझे मौका मिला है। आप सुन पा रहे हो मुझे बराबर विशाल भाई? सुनाई देता है ना हाँ बराबर? मैम, सुनाई दे रहा है। ओके ओके। ओके, यू कैन कंटिन्यू। मैं कई सालों से मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन विषय को लेके समाज में जागृति कार्यक्रम करने के साथ जुड़ी हुई हूँ। बहुत साल पहले एक सूरत इंडिया में एक वॉलंटरी ग्रुप बना था जिसका नाम ग्रीन द रेड है। ग्रीन द रेड, ग्रीन एक हरियाली जो कहे वो प्रकृति के साथ संलग्न जो चीजें होती है उसका प्रतीक है, और रेड का मतलब दो बनता है, एक डेंजर भी बनता है और दूसरा मासिक रिलेटेड प्रक्रिया भी होती है। तो बेंगलोर में एक ग्रुप था जो पर्यावरण के प्रति बहुत ही चिंतित था
तो उन्होंने जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो चला, उसको लेके जो सॉलिड वेस्ट, घन कचरे के जो पे क्या है, ऐसा उनको ख्याल आया। और उन्होंने जब जांच किया तो बेंगलुरु शहर में प्रतिदिन करीबन 9 टन कचरा सैनिटरी वेस्ट का पाया गया, जिसमें मासिक के जो पैड होते हैं वो, फिर बेबी के डायपर और एडल्ट डायपर, ये थे। और उनका प्रमाण करीबन 9 टन का था, जिसका जहरीले के उसके जो सॉलिड वेस्ट रूल्स के मुताबिक इसका जहरीले कचरे में उसका विभाजन उसको माना जाता है। तो ये देख के उनको लगा कि ये बहुत बड़ा एक कचरे का एक भाग है जो हमारे लैंडफिल में पड़ा रहता है और हमारे हवा, पानी, जमीन सबको प्रदूषित करता रहता है। तो कुछ इसके बारे में होना चाहिए कि क्यों हम इसमें ऐसा कुछ नहीं करें जिससे पर्यावरण की और जो इस्तेमाल करता है उसे उसकी सेहत बनी रहे। और यही सोच के साथ एक ग्रीन द रेड ग्रुप बना, जो पूरे देश में कई जगह पे कार्यरत है। उसमें एक वॉलंटरी मूवमेंट है ये, जो सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करता है। और मैं भी उसकी एक वॉलंटियर स्वयं सेवक हूँ, और उसके नाते मुझे लगा कि मैं इसमें अगर इसके बारे में बात करूं तो वो उचित रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे देश में मासिक किसको आता है, तो हर महिला या और कुछ थर्ड जेंडर के लोगों को भी मासिक आता है। और ये मासिक आने की अवधि जैसे 10-15 उम्र से शुरू होके 50 से 55 साल तक मासिक आता है हर औरत को। मतलब कि उनकी जिंदगी के करीबन 30 से 35 साल तक हर महीने 2 से 7 दिन तक महिलाएं मासिक के दौर से गुजरती है। और उस समय के दौरान उनको कुछ न कुछ स्वच्छता के लिए साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम सब जानते हैं, अभी बहुत सारे साधन मासिक स्वच्छता के लिए उपलब्ध है। उसमें मुख्यत्वे 2 किस्म के जैसे साधन है। कुछ जो ऐसे हैं जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक देने वाले हैं। जो चीज भी एक बार इस्तेमाल करके फेंक देने वाली हो, उससे जैसे डिस्पोजेबल हर चीज जो होती है, उससे हमारी कार्बन फुटप्रिंट जैसे बढ़ती है और पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। हम देखते हैं कि अभी इस जमाने में, अभी जैसे ये क्लाइमेट चेंज का जमाना है, हम देख रहे हैं कि अभी कोई सीजन का मतलब गर्मी, सर्दी, बारिश का कुछ ठिकाना नहीं रहा है। हम सब ये क्लाइमेट चेंज की असर से परिचित है। तो जैसे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसके सुधार के लिए प्रयत्न करने चाहिए, ताकि हम सब साथ मिलके कुछ ऐसा करें जिसे पर्यावरण और स्वच्छ, सुगढ़ और हमारे सबके सेहत के लिए अच्छा बन पाए। तो ये जो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ कुछ करूंगी, जिससे हम तय कर पाए कि इसमें से क्या करने जैसा है और क्या नहीं करने जैसा है। नेक्स्ट नेक्स्ट तो ये डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड है, जो सबसे ज्यादा अभी आज जो लास्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, उसमें ऐसा पाया गया कि 50% से ज्यादा औरतें डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। इससे पहले बहुत साल पहले जैसे हमारे देश में ज्यादातर लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे। जैसे पुराने कपड़े हो, उसको धो के उसकी गड़ी बना के फिर वापस उसको धो के सुखा के इस्तेमाल करते थे। तभी प्रॉब्लम ऐसा था कि क्योंकि हमारे देश में मासिक के साथ बहुत सारी गैर मान्यताएं जुड़ी हुई है,
तो लोग उसको बाहर धूप में बिल्कुल। सुखाने से शर्माते थे और उसको जैसे अंधेरे कोने में, जैसे कोई देख नहीं पाए, अलमारी के पीछे, इस तरह से सुखाते थे। उसकी वजह से वो कपड़ा बराबर सूख नहीं पाता था और बहुत सारी प्रतिक्रमण या इन्फेक्शन की समस्याएं औरतों को झेलनी पड़ती थी। जब ये डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड मार्केट में आया तो तभी उसको बनाने वाली जो कंपनियां थी उन्होंने बहुत उसका प्रचार किया, स्कूल कॉलेजेस में जाके, सब जगह जाके उनको एक पैकेट एक बार थमा दिया कि आप जो कपड़े इस्तेमाल करते हो वो तो बहुत गंदे हैं, उसको मत इस्तेमाल किया करो, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसकी बजाय आप ये डिस्पोजेबल पैड यूज करो, आप एक बार यूज करो और फेंक दो, नहीं धोने का झंझट, नहीं कुछ। ये एक और ये एक, क्योंकि कपड़े के लिए उनको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था, वो अपने घर के पुराने कपड़े ही इस्तेमाल करते थे, इसके लिए खर्चा भी करना पड़ता था। इसलिए ये एक एस्पिरेशनल हो गया, ऐसा कि जो जिसके पास पैसा हो, जो अमीर हो, वो उसको इस्तेमाल करने लगा इनिशियली। और फिर सबको जैसे ऐसा लगने लगा कि अगर हम सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं तो ये जैसे एक स्टेटस के लिए हमारा स्टेटस बताता है कि हाँ हम कुछ है। और आसानी से मानो यूज किया और फेंक दिया तो कोई झंझट कम लगने लगी लोगों को। तो बहुत सारे लोग जैसे डिस्पोजेबल पैड इस्तेमाल करने लगे और ज्यादातर हेल्थ प्रोग्राम्स में भी सब इसको ही प्रमोट करने लगे कि जैसे ये बेस्ट चीज है। पर हकीकत में क्या ये बेस्ट है, इसके बारे में फिर एक चर्चा शुरू हुई। अभी कुछ साल पहले एक रिपोर्ट बना जिसका नाम है टॉक्सिक लिंक रिपोर्ट। ये टॉक्सिक लिंक रिपोर्ट में बहुत सारी कंपनियों के डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड को जांच किया गया और उसमें क्या है, मतलब आपका सैनिटरी पैड कैसे बनता है, उसमें क्या चीज है और वो कैसे काम करता है और उसको उसकी असर लोगों के स्वास्थ्य पे और पर्यावरण पे क्या पड़ती है, उसके बारे में पूरा संशोधन किया गया। और उसमें जाना गया कि कोई भी ब्रांड आप ले लो, उससे पर्यावरण और तंदुरुस्ती दोनों को हानि होता है। कैसे हानि होती है? तो ये डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड में एक किस्म की जेल होती है, वो खून को शोष पाए इस ऐसा बनाने के लिए उसमें जो जेल बनती है उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। उसके पीछे वो खून को बाहर नहीं जाने दे इसके लिए एक प्लास्टिक का पड़ होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक सैनिटरी पैड में जो पतली प्लास्टिक की बैग्स होती है, ऐसी 4 बैग जितना प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। जब औरत ये इस्तेमाल करती है तो उसके योनि मार्ग के संपर्क में ये पैड आता है और जब ये पैड गीला होता है तब इसमें से जो कुछ केमिकल इसमें बने होते हैं, इसको ब्लीच किया जाता है, इसमें जेल होती है, ये सब मिला के इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल उसको गीला होने में वो वायु स्वरूप में परिवर्तित होके औरत के योनि मार्ग में प्रवेश करते हैं। और क्योंकि वो बहुत ही खून से भरा अंग होता है, वो खून इसको ये केमिकल्स को शोष लेता है। और ऐसा कहते हैं कि इसमें ये केमिकल्स की ज्यादातर असर क्या होती है बॉडी पे, तो वो हार्मोन डिस्टरप्टर होता है। मतलब कि औरत के शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उसको वो मतलब उसको डिस्टर्ब करता है और बहुत सारी हार्मोन रिलेटेड बीमारियां होती है। कैसी बीमारियां होती है? तो जैसे मासिक का अनियमित होना, फिर जैसे स्तन की बीमारियां होना, कुछ किस्म के कैंसर होना, थायराइड का प्रॉब्लम होना, डायबिटीज होना, ऐसी कई सारी बीमारियों की वजह जैसे सैनिटरी पैड हो सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में माना गया। ये हुई अपने खुद की औरत की सेहत की बात। दूसरी ओर देखा जाए तो इसका क्या होता है, एक बार जैसे इस्तेमाल करके फिर क्या होता है इसका, ऐसे देखा जाए तो म्यूनिसिपल वेस्ट की जो गाड़ी होती है उसमें एक पीछे एक पीले रंग का एक टॉक्सिक वेस्ट करके एक डिब्बा होता है।
जैसे सूखा लीला कचरा का दो विभाग होता है, और तीसरा एक छोटा विभाग होता है जिसमें टॉक्सिक वेस्ट डाला जाता है, जो बहुत ही गाड़ी में देखा जाए तो बहुत छोटा भाग है, और उसमें जैसे हमें सैनिटरी पैड को डालने का होता है। पर अगर हम देखें ऐसे, तो कोई भी सैनिटरी पैड को उस डिब्बे में डालता नहीं है। मतलब क्या होता है, बाकी सब वेस्ट के साथ मिलके ये सैनिटरी पैड जो होते हैं वो हमारे कचरे के ढेर में जाता है। मतलब जो मिक्स वेस्ट होता है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे वेस्ट में वो जाता है। और आप सबको मालूम है कि ये प्लास्टिक वेस्ट जैसा है। तो प्लास्टिक को जैसे 500 साल तक भी प्लास्टिक अपने आप में वो डिग्रेड या उसका विघटीकरण नहीं होता है, वैसे ये सैनिटरी पैड जो कचरे के ढेर में जाते हैं वो वैसे ही सालों तक पड़े रहते हैं। ये एक टॉक्सिक वेस्ट है, उसमें बहुत सारा बीमारी होने की क्षमता है। वो ढेर पे जब पानी पड़ता है, बारिश का पानी पड़ता है, तो वो पानी में ये सब जो टॉक्सिक वेस्ट होता है वो गल के पानी में भी जाता है। यही पानी हमारी नदी में जाती है और यही पानी फिर हमारे पेट में भी जाती है। तो एक डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड के उपयोग से उसको हम जो जिसको मासिक आता है उसके ही नहीं, पर जिसको मासिक नहीं आता है उन सबकी भी सेहत को खतरा है। ये सैनिटरी पैड का अगर जलाया जाए तो वो हवा को प्रदूषित करता है। इसको अगर जमीन में गाड़ा जाए तो वो जमीन को प्रदूषित करता है। आइडियली सॉलिड वेस्ट रूल्स के हिसाब से इसको अलग से कलेक्ट करके मेडिकल वेस्ट की तरह 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और दबाव के साथ में उसको इंसिनरेट करना पड़ता है। कहीं भी हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ये सैनिटरी वेस्ट को अलग से कलेक्ट किया जाए और डिस्पोज किया जाए। इसलिए अभी तो ये डिस्पोजेबल सैनिटरी वेस्ट के उपयोग से हमारे और पर्यावरण, औरतों की जो इस्तेमाल करती है उनको, और जो पर्यावरण है उन सबकी सेहत को बहुत ही नुकसान है। नेक्स्ट। तो ये सब जैसे इसके बारे में मैं बोल चुकी हूँ कि बहुत सारे केमिकल्स है, जैसे डाइऑक्सिन है, पेस्टिसाइड्स है, फ्रेग्रेंस उसमें यूज होती है, एडेसिव के लिए केमिकल्स यूज होता है, और ये सब ऐसे बहुत सारी बीमारियां करता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो ऐसे देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि मैं उनको, औरतों को जैसे हर साइकिल में 20, कम से कम 20 पैड यूज करना पड़ता है। ऐसे देखा जाए तो वो अपनी जिंदगी में करीबन 500 मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर उसको आते हैं तो उसमें ये बहुत लंबा अरसा है, लंबा टाइम है जब उनका शरीर ये केमिकल वेस्ट के संपर्क में रहता है। इसलिए हमें मालूम नहीं होता है, पर ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारक होता है। नेक्स्ट। एक दूसरा अभी एक आया है कि बायोडिग्रेडेबल पैड, जैसे पीछे का जो प्लास्टिक है वो जैसे प्लास्टिक की बजाय बायोप्लास्टिक उसमें यूज होता है, और बाकी का जो उसकी बनावट होती है वो वैसी की वैसी रहती है। बायोडिग्रेडेबल भी पैड जो होते हैं उसको अलग से कलेक्ट करके उसको कंपोस्टिंग की प्रोसीजर उसकी अलग होती है। बाकी जैसे हमारा खाना या खाने की चीजें या वेजिटेबल फूड का जो वेस्ट होता है उसको जिस तरह से कंपोस्ट किया जाता है उसमें ये कंपोस्ट नहीं हो पाता है। इसमें ज्यादा टेम्परेचर उसको चाहिए कंपोस्ट होने के लिए, डिकम्पोस्ट होने के लिए। और हमारे यहाँ इसको भी अलग कलेक्ट करके उसका निकाल करने की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए आज की तारीख में ये बायोडिग्रेडेबल पैड भी बाकी के कचरे के ढेर में ही जाते हैं, और उससे भी वही नुकसान होता है जो डिस्पोजेबल पैड से होता है। ये भी एक बार इस्तेमाल करके फेंकने की चीज है, इसलिए इससे इसका खर्चा भी ज्यादा है, और क्योंकि बायोप्लास्टिक आम प्लास्टिक से महंगा है अभी, इसलिए ये ज्यादा महंगा होता है और इसको डिस्पोज करने में कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसका भी बहुत कुछ यूज करने का लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, ऐसे ही डिस्पोजेबल पैंटी के स्वरूप में यही मटेरियल से बनी हुई चीज होती है, उससे भी वही नुकसान होता है जो डिस्पोजेबल पैड से होता है। नेक्स्ट, दूसरी एक ऑप्शन है औरतों के लिए जिसे टेम्पून कहते हैं। ये योनि मार्ग में रखने की एक चीज होती है। जैसे ये टेम्पून है, एक सिगरेट के आकार का ऐसा एक होता है जिसे टेम्पून कहते हैं। इसके साथ में एक धागा जुड़ा होता, धागा का उसके साथ एंड होता है। ये योनि मार्ग में डाला जाता है इस तरह से, ये भाग बाहर रहता है और ये खून से भर जाता है, और इसको 3 घंटे में ऐसे निकाल के फिर फेंक देना होता है। ऐसे करने से क्या, इसकी भी बनावट जो होती है वो डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड की माफिक ही वही मटेरियल होता है, इसलिए केमिकल से होने वाला नुकसान जो यूज करने वाले को तो इससे भी होता है, उसको डिस्पोजल का भी वही प्रॉब्लम है, इसलिए एनवायरनमेंट को भी वही नुकसान करता है, और ये ज्यादा कॉस्टली है, और ये बहुत बार उसको चेंज करना पड़ता है। और अगर इसको यूज करने में अंदर ही छोड़ दिया या बहुत ज्यादा घंटे तक अगर इसको इस्तेमाल किया, जैसे 3 घंटे की बजाय अगर 12-15 घंटा या 24 घंटा भी इसको निकाला नहीं, तो एक बहुत ही सीरियस किस्म की इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, जिसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से कई लड़कियों का मौत भी हो चुकी है। तो ये बहुत सेफ ऑप्शन नहीं है, ये एक्सपेंसिव अनहेल्दी ऑप्शन है, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका खाली फायदा एक ऐसा है कि ये क्योंकि योनि मार्ग के अंदर पहनने का होता है, लोग इसको मतलब पहन के एक्टिविटी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, नदी में या स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये जैसे सुविधाजनक रहता है, अगर उनको वो एक्टिविटीज में भाग लेना हो मासिक के दौरान भी। तो बाकी इसके लिए भी और ऑप्शन भी हम जैसे देखेंगे तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, ऐसे ही दूसरा एक मेंस्ट्रुअल डिस्क, जैसे डिस्क के आकार का योनि मार्ग के अंदर पहनने की एक चीज होती है जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसको भी एक ही बार यूज किया जाता है, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है। नेक्स्ट, तो जैसे हमने देखा कि एक बार चीज जो इस्तेमाल करके फेंकने वाली हो, उसमें एक तो एक बार इस्तेमाल करके फेंकना है, इसलिए वो ज्यादा महंगी है। दूसरा, उसका निकाल की कोई व्यवस्था नहीं है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। और तीसरा, वो जो पहनते हैं उनकी सेहत को भी उससे ज्यादा नुकसान है। तो हम और क्या कर सकते हैं इसके लिए? फिर अगर देखा जाए तो ऐसी चीजें का इस्तेमाल हो कि जिससे पहनने वालों की और पर्यावरण की सेहत को कोई नुकसान नहीं हो, ऐसी चीजों को सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेजर्स कहते हैं। और वही ये ग्रीन द रेड जो कैंपेन है उसका उद्देश्य भी वही है। तो उसमें हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो एक चीज जो होती है ये है कापड़ के पैड। ऐसे बहुत सारे रंग बिरंगी, जैसे बहुत बहुत किस्म के डिजाइन के कापड़ के पैड मिलते हैं। जैसे दो, एक चीज ऐसी हुई कि लोगों को क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, आसानी से उसको इस्तेमाल कर सके, उनको कोई तकलीफ नहीं हो उससे। ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए और हमारे देश में जो भी टेक्सटाइल सेक्टर में जो प्रगति हुई, उससे ये सबको मिला के कुछ बहुत ही बढ़िया मटेरियल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे कापड़ के पैड बनाए जाते हैं। अभी इसमें मल्टीपल लेयर होते हैं। जैसे ये एक जो पीछे का जो लेयर होता है, इसमें PUL लैमिनेटेड कोटेड होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से खून बाहर नहीं आ जाता है। जैसे हम छाता यूज करते हैं तो हमें पानी नहीं लगता है बारिश का, वैसा जो खून इसमें आता है वो
कपड़े से बाहर नहीं जा सकता है। आगे का जो ये लेयर होता है, इसमें ऐसी ऐसी प्रकृति होती है उसकी कि खून अंदर चला जाता है और हमें ज्यादा ये भाग गीला नहीं रहता है। और बीच का जो लेयर होता है वो खून को पकड़ के रखता है। तो ऐसे पैड की क्षमता, जैसे खून सोखने की क्षमता जो कही जाती है, वो डिस्पोजेबल पैड से भी ज्यादा होती है। इसमें ऐसी ट्रीटमेंट की होती है कि ये पैड एक साथ में हम जैसे 8 घंटे तक भी पहने तो कोई तकलीफ नहीं होती है। डिस्पोजेबल पैड तो 6 घंटे से ज्यादा हम नहीं पहन सकते हैं। और ये इसको धोने का तरीका भी बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है जो हमारे शरीर को नुकसान करे, ऐसा कोई केमिकल नहीं होता है। इसलिए हमें इवन रैश या तकलीफ या जलन होने की जो समस्या है डिस्पोजेबल पैड में होती है, ये नहीं होती है। कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस नहीं होता है, इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। तो ये औरत की सेहत के लिए अच्छा है। इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको धो के धूप में या पवन के नीचे सुखाया जाता है। इसको धोने के लिए इसको कुछ देर के लिए पानी में भिगोया जाता है, जिससे खून पानी में चला जाता है, और फिर इसको आसान से साबु पानी से धो दे सकते हैं। इसमें दाग नहीं आए, ऐसी सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता है। इसलिए ये बहुत ही आसानी से धो सकते हैं इसको, और इसे धूप में सुखाया जाना होता है। तो सिर्फ इसके उपयोग में इसको धोना पड़ता है और इसको धूप में सुखा के इसको वापस इस्तेमाल करना होता है। ऐसा 5-6 पैड का अगर हमारे पास सेट होता है तो ये हमें 4 से 5 साल तक आराम से चलता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कपड़े का उपयोग ऐसे स्वास्थ्यप्रद है। और क्योंकि हमारे देश में हम कपड़े का यूज करने, कपड़े के पैड या कपड़ा मासिक के लिए इस्तेमाल करने के आदी थे, इसलिए ये लोगों को जैसे स्वीकार करने में सुविधा होती है। ऐसा कापड़ के पैड की बात लोग सुनते हैं और उसका स्वीकार भी आसानी से करते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। ऐसे ही ये एक दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट दूसरा जो ऑप्शन है ये है मासिक कप। ये एक सिलिकॉन से बना हुआ कप के आकार का एक साधन है। वैसे तो ये बहुत साल पहले इसका आविष्कार हो चुका था, कहते हैं कि 1935 में जैसे, पर लोग इसका इतना उपयोग नहीं करते थे। तो धीरे अभी जैसे जब से ये लोग जैसे लोगों को मालूम पड़ा कि डिस्पोजेबल पैड या टैम्पून के उपयोग से स्वास्थ्य को हानि हो सकती है और ये पर्यावरण के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, तब लोगों का ध्यान बाकी के दूसरे ऑप्शन के ओर ज्यादा गया और उसमें ये मेंस्ट्रुअल कप के प्रति लोग इसका आकर्षित हुए। तो मेंस्ट्रुअल कप ये योनि मार्ग में पहनने का साधन है। इसको ऐसे फोल्ड किया जाता है। इसको पहनने का और निकालने का एक तरीका होता है जो इस्तेमाल करने वाले को सीखना पड़ता है। पर एक बार सीख लिया तो वो सबसे आरामदायक ऑप्शन है। तो ये क्योंकि ये सिलिकॉन से बना है और सिलिकॉन मेडिकली इनर्ट मटेरियल है, मतलब कि कोई इससे हमें कोई एलर्जी या रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। और ये एक कुछ सोचता नहीं है, पर ये कलेक्ट करता है। जैसे हम कोई नल के नीचे कप रख या ग्लास रखते हैं और नल खोलने पर पानी जो होता है वो ग्लास में गिरता है, वैसे ये जो मासिक होता है ये गर्भाशय की अंदर की दीवार टूट जाने पर बनता है और ये गर्भाशय के मुख से बाहर आता है। तो क्योंकि ये योनि मार्ग में रहता है और ऐसे एक सील बनाता है, तो जो भी अंदर खून जो आता है ये अंदर कलेक्ट होता है और उसका उसको क्योंकि वो ये एक नेगेटिव सक्शन क्रिएट करता है मेंस्ट्रुअल कप योनि मार्ग के अंदर, वो खून को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए मासिक के दौरान गर्भाशय के संकोचन से जो लोगों को थोड़ा दर्द महसूस होता है वो भी कम होता है। तो इसमें सिर्फ प्रॉब्लम खाली इतना है कि उसको कैसे पहनना कैसे निकालना ये सीखना पड़ता है
और कुछ साइकिल तक, 1-2 साइकिल तक उसको, उससे जैसे हमें हमारा बॉडी उसे स्वीकारने में लगता है, हम उससे एडजस्ट होने में कुछ टाइम लेते हैं, पर एक बार इससे हमें बराबर जैसे पहनना निकालना आ गया तो ये बहुत ही आरामदायक है, क्योंकि ये शरीर के अंदर पहनना जाता है। इसलिए इसे पहन के लोग स्नान भी कर सकते हैं, गेम्स खेलने में भी सुविधा रहती है, कोई भी प्रवृत्ति करने में एकदम आसान आराम रहता है। और इसे 10 से 12 घंटे तक कंटिन्यूअसली पहन सकते हैं। तो कोई अगर सुबह में स्नान करके पहन ले और रात को सोते वक्त निकाल के खाली करके फिर वापस पहन ले तो चल जाता है। तो उसे बार बार पहनना निकालने की कोई झंझट इसमें नहीं है। और क्योंकि ये सिलिकॉन से बना है, इसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये करीबन 8 से 10 साल चलता है। इसलिए इसे हम ट्रैश फ्री, रैश फ्री, कैश फ्री ऑप्शन कहते हैं। एक बार खरीदना है, और अभी तो बहुत ही मतलब 500 रुपये के अंदर जैसे पैड बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, जो आप बार बार इस्तेमाल करके उसको 10 साल तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मासिक स्वच्छता के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो इसमें बहुत कम है, सुविधा बहुत ज्यादा है, बहुत ही आरामदायक है, और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम पर्यावरण में कुछ कचरा नहीं फेंकते हैं। ये जो खून इसमें जो होता है वो फ्लश हो जाता है, तो इसमें कोई और कहीं कचरा जाने का या पर्यावरण को तकलीफ देने का कोई संभव रहता नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये पीरियड पैंटी है। ये जैसे डिस्पोजेबल पैंटी आती है पीरियड में पहनने की, जैसे मैंने बताया कि जिसमें डिस्पोजेबल पैड की रचना होती है, वैसे ये पीरियड पैंटी जो होती है इसमें अंदर ही पैड सीला होता है, और इसे भी आराम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिस्पोजेबल की बजाय ये रीयूजेबल पीरियड पैंटी भी एक अच्छा ऑप्शन है, खास तौर के उनके लिए कि जैसे जैसे मासिक जस्ट शुरू हुआ है, ऐसी बच्चियां जिनको पैड पहनना निकालना वो इतना आता नहीं है, तो इनके लिए ये ऐसी पीरियड पैंटी भी बहुत ही आरामदायक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ऐसे हमने जो देखा कि मासिक स्वच्छता के लिए जो हमें रीयूजेबल ऑप्शंस है, पीरियड पैंटी, कापड़ के पैड और मेंस्ट्रुअल कप, तो इनमें से तीन में से कोई भी ऑप्शन जो हमें पसंद हो वो हमें यूज करके मासिक स्वच्छता के दौरान हमारी और पर्यावरण की सेहत को नुकसान नहीं हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और यही इस आज के जमाने की जरूरत है। नेक्स्ट, आई थिंक मेरी बात यहाँ खत्म होती है। मुझे लगता है कि आज हमारे साथ में ज्यादातर भाई लोग है ना, ज्यादा कोई बहनें दिखती नहीं है। नहीं, एक्चुअली आज कुछ बहुत हाँ, सारे जुड़े थे, लेकिन वो कुछ नहीं कनेक्शन कोई के बात नहीं, वजह से। सुनो ना, पर ये अच्छी बात है। देखो हमारे समाज में जो डिसीजन मेकर्स है ना, तो वो हाँ हाँ। ज्यादातर पुरुष है। तो यस। और हम मानते हैं कि ये मासिक स्वच्छता एक ऐसी बाबत है जिसके बारे में सबको ही मालूम होना चाहिए, और इसके बारे में जानकारी ये अपने साथ जुड़े हुए सब महिलाएं जैसे को दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे देश में एक मासिका महोत्सव करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो मई महीने में करीबन हफ्ते 21 से 28 मई तक का ये पूरा फेस्टिवल होता है, जिसमें भी ये पर्यावरण लक्षी मासिक स्वच्छता के बारे में प्रचार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये मासिक स्वच्छता हम सबको असर करती है, और हमें देखना चाहिए कि किस तरह से हम औरत की सेहत का और पर्यावरण की सेहत दोनों का अच्छे से ख्याल रख पाए, और हमारी पूरी पर्यावरण जैसे हमारी नदियां, जमीन, वायु सबका जैसे
उनको प्रदूषित होने से हम कैसे बचा सकते। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम अगर आप जुड़े रहोगे तो हम क्वेश्चन आंसर बाद में लेते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हम ठीक है। आगे और का तो लेके फिर बाद में क्वेश्चंस करते यस हैं। यस मैम, बहुत ही अच्छा। जैसे आपने कहा कि आपने आज हमारी सभी लोगों की जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि माँ का स्वास्थ्य, प्रकृति वाली माँ और अपनी माँ, तो ये दोनों जरूरी है जो आपने यहाँ पर बताया। तो उस सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ज्यादा बात न करते हुए हमारे आज के दूसरे वक्ता मदन लाल जी, उनका परिचय करने के लिए मैं संजू कुमार सर से रिक्वेस्ट करता नमस्कार सर। आदरणीय डॉक्टर मैम द्वारा जो आज जानकारी दी गई है अत्यंत लाभकारी है। और शायद आवाज आ रही है सर। हूँ। हाँ, आ रही है सर, आ रही। अ, मैं सर्वप्रथम तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और एक जानकारी उनके संज्ञान में देना चाहते हैं कि मैम आज इस वेबिनार में काफी भाई लोग जुड़े हुए हैं और जानकारी तो बहनों से संबंधित अधिक जानकारी बहनों के लिए थी। लेकिन ये जानकारी आपको देते हुए खुशी होती है कि इस पूरे वेबिनार में, इस पूरे मीटिंग को जो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है तो अन्य भाई बहन भी इसको देख पा रहे होंगे। साथ ही इसके बाद इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है तो समय समय पर जितने भाई बहन इसका लाभ ले सकेंगे और भाइयों के माध्यम से बहनों तक ये जानकारी पहुंचेगी और बहुत सारी बहनें भी यूट्यूब के माध्यम से इस जानकारी को देख पाएंगे। और निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत सी बहनें इसका लाभ लेगी। भविष्य में इसका बहुत प्रचार प्रसार भी होगा और बहुत बहनें इसका उपयोग भी करेगी। क्योंकि अगले वक्ता हमारे आज जो है वो थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ा लेट ज्वाइन हुए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगले वक्ता हमारे जो आज है आदरणीय श्री मदन लाल डढोरे जी है, जो कि मध्य प्रदेश बैतूल से है। बैतूल शहर में ही इनका एक निवास है और ये मूलतः पेशे से शिक्षक है और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर रूप से ये नवाचारों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता है। और इनके द्वारा जो एक महत्वपूर्ण कार्य जो सामाजिक रूप से किया जाता है, ये समाज संगठन के विभिन्न पदों पर भी अपना कार्य कर रहे हैं। क्षत्रिय किराड़ महासभा के भी ये युवा अध्यक्ष है। और उससे उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण को लेकर बेहद संजीदगी से ये कार्य करते हैं। मैं कई वर्षों से इन्हें जानता हूं और कई वर्षों से आदरणीय डढोरे जी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर और स्वयं के व्यय पर, स्वयं अपने जुनून के लिए वृक्षारोपण का बहुत बड़ा कार्य निरंतर रूप से कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिले स्तर के जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आते हैं, संभवतः यह प्रयास रहता है कि उनके माध्यम से भी इनके द्वारा उनको वृक्षारोपण का जो संदेश है, वृक्ष प्रदान कर दिया जाता रहा है। और जितने कार्यक्रमों में आदरणीय डडोरे जी पहुंचते हैं, अभी तक पूरे मेरे जो संज्ञान में है कि ऐसा संभवतः या शायद कोई कार्यक्रम होता हो जहां आदरणीय डडोरे जी पौधा लेकर नहीं पहुंचते हो। चाहे वो किसी के जन्म दिवस का हो, विवाह दिवस का हो, श्रद्धांजलि के कार्यक्रम हो, या फिर किसी के स्कूल में कोई नवागंतुक कोई अधिकारीगण आते हो, नवागंतुक कोई राजनेता आते हो, इनसे सभी के माध्यम से, या एक धार्मिक क्षेत्र के संत महात्मा आते हो, इनको भी ये अपने इस मुहिम में जोड़कर एक पौधे देकर वृक्षारोपण करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए निरंतर रूप से कार्य करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका परिचय आदरणीय, जैसा कि मैम का परिचय बहुत विस्तार से था और आप जैसे महानुभावों का परिचय शब्दों में संजोया है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा होती है। इसलिए इनके परिचय से इनका कार्य बहुत बड़ा है। पुनः इनके सभी कार्यों को प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय डढोरे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे अपना माइक अनम्यूट कर अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे एवं आगे की कार्रवाई के लिए आदरणीय विशाल जी भाई साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे आगे की कार्यवाही को संपन्न कराएंगे। जी धन्यवाद संजू कुमार सर। मैं आज के हमारे दूसरे वक्ता मदन लाल जी डडोरे,
उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना जो भी अनुभव है हमसे शेयर करे, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे जरूर प्रेरणा मिले। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सर आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। वेलकम। हेलो। हेलो। बोलिए हेलो। सर, बोलिए बोलिए सर। आवाज आ रही? आ रही आ रही। आ रही सर, आ रही। हाँ। आप सभी विद्वान साथियों हाँ बहनों को। सर, वीडियो ऑफ है सर, वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही सर, आवाज आ रही है। वीडियो आपका बंद है, वीडियो चालू कर लीजिए। हाँ सर बोलिए आप। आपकी आवाज आ रही है, सिर्फ वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। आप मेरा सौभाग्य है कि आप सभी साथियों का और अभी हमारी वरिष्ठ बहन ने जो मार्गदर्शन दिया, निश्चित ये बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं इसके माध्यम से आपसे रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं सम्माननीय संजीव भाई साहब मुल्ताई मध्य प्रदेश का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। साथियों, लगातार जितना बन सके आप हम सब मिल करके छोटा मोटा मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। और प्रयास भी है कि आगे भी ईश्वर जब तक चाहे करते रहूंगा, जिसमें बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी आते रहती है। पर एक मन में जिज्ञासा है कि इन पर्यावरण को हम कैसे बचाए रखें, पर्यावरण की सुरक्षा हम कैसे कर सके, पर्यावरण का संरक्षण हम कैसे कर सके। इसके लिए मैं स्वयं भी प्रयास करता हूँ और लोगों को जगाने का भी काम करता हूँ। मेरे साथ साथ अन्य संस्थाएं भी जिले में काम करती है। पर साथियों, उसके लिए स्वयं मैं अपना समय देकर के अपना आर्थिक व्यय करते हुए स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, ताकि मुझसे लोग सीखे। खैर मैं उतना सीखा नहीं हूँ, पर उस अभियान के माध्यम से मैं प्रयास ये करता हूँ कि अन्य लोगों को भी इसकी जागृति आए। जैसे कहीं कोई श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो, वहां पे वक्तव्य देने का मौका मिलता है, तो प्रयास ये करते हैं कि वक्तव्य के बाद में पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधे गिफ्ट करने का हम एक अभियान चलाते हैं कि जो मृत आत्मा है उनकी स्मृति में 10 पौधे, 21 पौधे, 51 पौधे भेंट करते हैं और उनको सुरक्षा का संकल्प दिलाते हैं, ताकि वो जो मृत आत्मा है हमारे बुजुर्ग, उनकी एक याददाश्त भी बनी रहे और उस बहाने हमारा पर्यावरण के प्रति चिंतन, लोगों के बीच में जागृति भी उत्पन्न हो सके। साथियों, जो बड़े राजनेता लोग हैं जो जिले के दौरे पे या राजधानी के दौरे पे आते हैं, तो हम उनसे भी मिलकर के उनको भी पौधा भेंट करना या समय परिस्थिति स्थिति के अनुसार पौधों का रोपण करने का भी प्रयास करते हैं, लगातार जितना हो सके, ताकि उनके अंदर भी और हमारे अंदर भी एक भावना उत्पन्न हो सके पर्यावरण के प्रति जागृति लाने की। साथियों, पर्यावरण दिवस हो या किसी का जन्मदिन हो, श्रद्धांजलि हो, विवाह वर्षगांठ हो, कोई बड़े त्योहार हो, कोई जयंती हो, इन सभी जयंतियों पे हम समूह के रूप में या समय परिस्थिति जैसी निर्भर रहे उसके रूप में हम एक काम करने का प्रयास करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये प्रयास में आप सब लोगों का उत्साह के साथ मुझे आशीर्वाद मिलते रहे, तो मैं निश्चित ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी इस काम को तेज करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, इसमें बहुत सारे विरोध अवरोध भी होता है, लोग टीका टिप्पणी भी हम लोगों पे के प्रति करते हैं और लोग हमारे प्रति विचारों को कुंठित भी करते हैं, बहुत सारे अड़ंगे बीच में आते हैं। पर उन सब चीजों को दरकिनार कर लगातार इस काम को संजू भाई साहब जैसे लोग हमको एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी के माध्यम से हम उस काम को करने में जितना बन सके सहयोग करते हैं। और हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि हम आगे भी इस काम को जितना हो सके करेंगे, ताकि पर्यावरण के महत्व को हम कोविड के समय में बहुत अच्छे से देख पाए। कोविड के समय में हमको पर्यावरण की बहुत तेज गति से याद आई, और जब कोविड गया धीरे धीरे हमारी मानसिकता भी चली गई और फिर हम धीरे धीरे पर्यावरण को भूलने लग गए। अंधाधुंध वनों की कटाई होने लग गई, अंधाधुंध काम पर्यावरण के प्रति गलत होने लगा।
मित्रों, साथियों, मैं शिक्षक होने के नाते स्कूल के बच्चों को भी और जहाँ पे भी कभी मौका मिलता है तो इस अभियान को गति देने का काम करता हूँ। मैं कहीं विवाह में जाता हूँ तो दहेज के रूप में पौधा भेंट करता हूँ। दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, किसी की वर्षगांठ में जाता हूँ तो उनको पौधा भेंट करता हूँ। कोई श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जाता हूँ तो पौधा भेंट करता हूँ। कोई मेहमान आते हैं तो उनको पौधा भेंट करता हूँ। कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पौधा भेंट करते हैं। इससे एक प्रकार की लोगों में जागृति उत्पन्न हो सके और पर्यावरण को पुनः बहुत अच्छे से हरियाली युक्त वातावरण निर्माण कर सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोग हमको आशीर्वाद देंगे और आप लोगों के विचार सुन करके ऐसा लगा कि निश्चित इस अभियान को, जैसे बड़ी बहन ने अभी बताया, महिलाओं के मासिक धर्म के विषय में, इन सब बिंदुओं का के माध्यम से ऐसा लगता है कि इन सब में भी महत्वपूर्ण भूमिका भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ काम है। मित्रों, मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। संजू भाई साहब, आप आगे का कार्यक्रम आप देखें। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय गडोरे जी। जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। आप एक शिक्षक भी है और जैसा कि मैंने जितना कार्य आपको शिक्षक के रूप में कार्य करते देखा है, जी उसके साथ ही पर्यावरण से जुड़ने का कि पौधा ही भेंट क्यों करना चाहिए, ऐसा जुनून, कहीं कोई प्रेरणा आपको ऐसे प्राप्त हुई कि ये कार्य अपने को ही करना चाहिए, कि इस कार्य को अपने को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए, इसको कैसे प्रारंभ किया? आदरणीय भाई साहब, उसमें मैं बता दूं कि कहीं से प्रेरणा तो कहीं मिली थी हल्की, पर एक ये मान के चलो कि ईश्वर की देन रही या ईश्वरी गॉड गिफ्ट रहा कि वो धीरे धीरे पर्यावरण, पौधे लगाना, पौधे देना, वो धीरे धीरे मन में एक जागृति उत्पन्न हुई और वो जागृति धीरे धीरे ऐसी उत्पन्न हुई कि आज हर कार्यक्रम में जितना बन सके पर्यावरण के प्रति प्रतिदिन कोई ना कोई छोटा छोटा या बड़ा काम को गति देने में लगे रहते हैं। साथ ही वो इसमें हम कोई प्रेरणा तो उतनी विशेष नहीं मिली, पर लोगों के कटाक्ष मिलते रहे और उन कटाक्ष ने अंदर की ज्वाला को भड़काते रहे और उस अंदर की ज्वाला के चलते इस काम को हमने गति देने का काम किया गया। मेरा ऐसा मानना है कि इस काम को आप सब तो करती ही है और भी करने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो सपना है या मेरा जो अभियान है वो सफल होते जाएगा। आज मैं समझता हूँ कि हम जो छोटा मोटा प्रयास जिले में कर रहे हैं, उस प्रयास को देखते हुए अन्य संस्थाएं, अन्य स्कूल, अन्य सामाजिक संगठन भी इस काम को धीरे धीरे करने लगे। मेरे स्कूल में हो या स्कूल परिवार में हो, जैसे स्कूल में बच्चों का जन्मदिन आता है तो हम पौधे लगाने का काम करते हैं। कोई स्कूल में जयंती मनाते हैं तो उसमें पौधारोपण का काम करते हैं। स्कूल में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो हम अधिकतर कार्यक्रम पौधारोपण और पौधा भेंट से ही उसको शुरू करने का प्रयास करते हैं। और ये धीरे धीरे मन की ज्वाला बढ़ती गई और आज एक छोटा मोटा अभियान के रूप में ये सफलता, मैं मानता हूँ मेरी ओर से कि एक मेरे स्तर से सफलता की ओर कार्यक्रम इंगित होते जा रहा है। जी जी संजय भाई साहब। बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब, क्या अपने पास जो आदरणीय भाई साहब के द्वारा फोटोग्राफ्स जो भेजे गए, उनमें कहीं कुछ उस पर समझना है, कोई आवश्यकता है ऐसा हाँ, जो मैं वो शेयर करता हूँ उनसे, हम वो फोटो के बारे में जानकारी लेंगे। एक जी मिनट दीजिए मुझे। जी सर, आ रहा है फोटो स्क्रीन पर? हाँ, जी जी हाँ जी जी सर, जी सर। आप बताएं नरोड़े जी भाई साहब, ये फोटो कब की है? और ये फोटो भाई साहब, ये जो फोटो है, ये माननीय कमल पटेल जी मंत्री थे हमारे हरदा जिले के और बैतूल के प्रभारी मंत्री थे। तो जी उस समय ये आए हुए थे 27 मार्च 2022 को बैतूल प्रवास पे। उस जी जी समय उनको भेंट किया गया पौधे की फोटो। जी जी, ठीक।
नेक्स्ट। ये जो पेपर कटिंग और फोटो है, ये मांडवी ग्राम में एक भागवत का कार्यक्रम था। उस भागवत के कार्यक्रम में मांडवी या पुसली दो में से कोई कार्यक्रम था। उस भागवत के कार्यक्रम में हमने पौधे भेंट करने का कार्यक्रम किया गया था, और लोगों में जन को समझाइश भी दी थी कि पर्यावरण को बचाना है, पौधे लगाना है। उस कार्यक्रम की फोटो थी। ये दूल्हे राजा को पौधा भेंट किया गया था। और ऊपर वाली फोटो माननीय केंद्रीय जल मंत्री माननीय उमा भारती जी जिले के प्रवास पे आई थी। उस समय हमने उनका स्वागत अभिनंदन 2018 में रेलवे स्टेशन पे पौधा भेंट करके किया गया था। जब भी उनने इस कार्यक्रम की सराहना की थी, और उनने कहा था कि ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है, इसको करने से निश्चित लोगों में एक जागृति उत्पन्न होगी। ये माननीय विधायक जी है, ये पूर्व विधायक जी। और ये हर साल ताप्ती के समय में एक जुलूस के माध्यम से एक चुनरी रथ यात्रा निकालते हैं। तो चुनरी रथ यात्रा में हम लगभग 51 पौधे विशिष्ट मेहमानों को भेंट करने का प्रयास करते हैं। कभी 51 करते, कभी 11 करते, कभी 21 करते हैं। तो स्थानीय विधायक जी ने भी इस कार्यक्रम की सराहना की थी, और निश्चित एक लोगों में अच्छा पॉजिटिव संदेश भी गया था। ये माननीय वर्तमान विधायक खंडेलवाल जी के समय की है। ये गायत्री परिवार के समापन के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे बैतूल गांव पे। उस समय हमने वहां पे भी प्रसादी के रूप में लोगों को पौधे भेंट किए थे, और उसकी भी एक सराहना लोगों ने अच्छी की थी, और उसमें भी लोगों में एक जागृति का काम आया था। जी। ये सतपाल महाराज जी है। ये बैतूल प्रवास के दौरान आए थे। ये अंतर्राष्ट्रीय संत है। और ये बैतूल प्रवास के दौरान हमने इनको फूल माला न दे करके पौधा भेंट करके आपका स्वागत किया गया था। इनके द्वारा और इनके उपस्थित साथियों के द्वारा भी इस पौधा भेंट कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम की सराहना की गई थी। ये विगत वर्षों में निशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन हम लोगों ने किया गया था। तो उस निशुल्क सामूहिक विवाह में जो बारातियन थे, तो उन 11 या 21 बारातियों को हमने दहेज के रूप में पौधे भेंट किए गए थे। जो शायद उस वर्ष हमने 4 जोड़ों का निशुल्क सामूहिक विवाह गायत्री मंदिर में किया गया था। और उन लोगों को हमने दहेज के रूप में अन्य सामग्री दी थी, साथ में पौधे भी दिए गए थे। आज वो पौधे, मुझे 1-2 जगह से फोन आए थे कि वो पौधे में आम लगने लग गए, पौधे बड़े हो गए। तो एक अच्छा लगता है कि यार अपन ने जिस भी रूप में उस अभियान को किया होगा, आज वो सफलता की ओर है, ऐसा आभास होता है। जी। हेलो। जी जी। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए ना वैसे। जी। बट और विशाल जी, बस सब नेक्स्ट कीजिए। चेंज हो नहीं रहे फोटो। अच्छा अच्छा, चलिए, कुछ दिक्कत आ रही होगी एक तो। मिनट में फिर से शेयर। मिथिलेश जी, अच्छा, इसलिए जी आपका फोन आया था। जी।
ये आया क्या फोटो? जी आया भाई सब। साहब, ये गायत्री परिवार के यज्ञ के समापन के अवसर पे गांव स्तर पे प्रतिवर्ष फरवरी के अंतिम सप्ताह में या जनवरी में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। उस गायत्री महायज्ञ के आयोजन में प्रसादी के दिन प्रतीक स्वरूप 11 पौधे या 51 पौधे 21 पौधे को प्रसादी के रूप में हम भेंट करने का काम करते हैं। और वो पौधे लोग ले जाकर के लगाते भी है। उसमें से काफी पौधे पेड़ बन गए हैं। तो एक ऐसा लगता है कि ये जो हमारा एक छोटा सा अभियान या एक छोटा सा संकल्प था, वो धीरे धीरे बड़ा रूप मूर्त रूप लेते जा रहा है। तो एक आनंद की अनुभूति होती है। सर फोटो चेंज हुआ ना? हाँ, हाँ जी, हुआ सब हुआ। तो फोटो के बारे में बता सकते तो नहीं तो फिर आगे बढ़ाएंगे सब कार्यक्रम को। लगभग लगभग सभी फोटो जो है वो वृक्षारोपण की है। जी। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी। सर, सर का जो पौधारोपण का कार्यक्रम है वो वास्तव में एक अद्वितीय योगदान है, जिससे न केवल पर्यावरण सुंदर हो रहा है बल्कि भावी पीढ़ियों को स्वच्छ वायु मिल रही है। सर का मेहनत और समर्पण ने इस धरती को हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर का हरियाली की यह पहल वास्तव में प्रेरणादायक है। इससे समाज में जागरूकता फैल रही है। पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने का आपका प्रयास सराहनीय है सर। धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आपका यह कदम काबिले तारीफ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के सहयोग से अभी हमारे खेत में भी पसधार में हमने अभी 200 पौधारोपण किए हैं। और जो कि बहुत ही यानी उसमें भी कुछ पौधों में अभी आम आने स्टार्ट हो गए हैं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इस पहल में अपना ये ऐसे ही योगदान देते रहे और समाज को जागरूक करते रहे हरियाली को लेकर, पर्यावरण को लेकर। सर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, चलिए, धन्यवाद सर। विशाल जी, मैं सब निवेदन करना चाहूंगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। शायद से मदन लाल सर का नेटवर्क इशू आ गया, वो नहीं है अभी। तो मैं तब तक डॉक्टर अमी मैम से कुछ बातें करना चाहूंगा, और हमारे साथ जो भी साथी है सैमसंग नाम से, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कुछ बात रखनी होगी तो जरूर रखिएगा। डॉक्टर अमी मैम, जैसे आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यहाँ पर हमसे शेयर किया, जिसका बहुत ज्यादा प्रकृति के लिए, मतलब स्वास्थ्य दोनों का महत्वपूर्ण है। एक जो भी महिलाएं और प्रकृति दोनों के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। तो मैम, मेरा एक सवाल ऐसे था कि मैंने एक जगह, एक स्कूल में मैं गया था विजिट के लिए। तो वहां पर जैसे आपने कहा ना कि एक हाईएस्ट टेम्परेचर में वो जलाया जा सकता है, एक पैड सर है, तो उसके वो लिए। इंसिनरेटर स्कूल में छोटे छोटे इंसिनरेटर कई जगह पे लोग रखते हैं, पर ओके। वो साइंटिफिक नहीं है। उससे अच्छा अच्छा। पर्यावरण का हानि होता है, क्योंकि ओके। उसमें इतना ज्यादा जो तापमान चाहिए उतना नहीं बन पाता है। 800 डिग्री अच्छा। सेंटीग्रेड चाहिए विथ ओके। प्रेशर। तो हाँ वो हाँ जो छोटा सा इलेक्ट्रिक इंसिनरेटर जो होता है, वो हाँ बहुत हाँ। कम तापमान पे उसको जलाता है, जिससे उसमें से जहरीले गैस निकलते ही है जो पर्यावरण को हानि करते हैं। तो ओके। वो छोटे छोटे इंसिनरेटर नहीं बनाने चाहिए, नहीं रखने चाहिए स्कूल में। उसकी बजाय स्कूल में जो एक बंद कचरे की डिब्बे कचरे पेटी रखनी चाहिए, जिसमें पैड अलग से कलेक्ट हो, जो स्कूल में अगर कलेक्ट होते हैं तो, और उसको मेडिकल वेस्ट की तरह उसको अलग से दे देना चाहिए वो इंसिनरेशन के लिए। ओके मैम, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूलों में जाते रहता हूँ, तो एक जगह ऐसे वो मशीन देखने को मिला।
तो मेरे काफी मन लोगों में को है ना, देखो ऐसा है, काफी लोगों को पूरी समझ नहीं है। या लोग करते हैं वो भी ऐसा मान के ये हम अच्छा कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो होता नहीं है। जैसे कई लोग ये डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, ओके। पर हाँ हाँ। ये जो प्रैक्टिसेस है वो सही नहीं है। अभी गवर्नमेंट भी जो है वो अभी तक जो उनकी गवर्नमेंट प्रोग्राम में भी जो कम दाम में जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो सैनिटरी पैड ही है। वो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है ऐसा कहा जाता है, पर कौन बायोडिग्रेड करता है? मैं मेरा पैड कहाँ जमीन में मैं गाड़ के उसको बायोडिग्रेड करूंगी? और हमारे यहाँ जब तक सिस्टम नहीं है ऐसा, तब तक में ऐसा प्रावधान रखना वो साइंटिफिक नहीं है। और गवर्नमेंट और कोई ऑप्शंस भी नहीं दे रही है। जैसे क्लॉथ पैड या मेंस्ट्रुअल कप है, उसको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट अपनी अपनी जो स्कीम्स है या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए वो जो सुविधाएं रखती है उसमें उसका भी प्रबंध कर दे सकती है, जिससे लोगों की वो आसानी से उसको उपयोग कर पाए, है ना। आज की तारीख में भी उसमें बहुत कुछ कर सके ऐसा स्कोप है, गवर्नमेंट भी कर सकती है। हम लोग ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स कम करे। जैसे डिस्पोजेबल पैड है उसके ऊपर जैसे टैक्स नहीं है या बहुत कम टैक्स है, पर क्लॉथ पैड और मेंस्ट्रुअल कप पे अभी भी टैक्स है। तो वो उसकी मतलब कीमत और भी कम हो सकती है और लोगों को आसानी से वो उपलब्ध किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट भी उसमें सहकार दे तो। आपके पूरे प्रोग्राम में आप जब अवेयरनेस कर रहे हो, ये सारी जानकारी दे रहे हो सोसाइटी में, तो हाँ अभी तक मतलब कितने बदलाव हुए, ऐसे मेरे मन में सवाल था। सी हम लोग फिर भी कहते हैं ना कि क्लॉथ पैड का लोग स्वीकार करते हैं। मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग भी अभी पहले से तो काफी बढ़ गया है। और स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो उसके बारे में अभी, पहले तो मालूम ही नहीं था लोगों को कि मेंस्ट्रुअल कप जैसा कुछ है या क्लॉथ पैड जैसा कुछ है। वो डेफिनेटली बदला है कि लोगों को ये चीज भी अवेलेबल है ऐसा मालूम पड़ा है। और अपने आप में भी बहुत सारी यंग जनरेशन अभी उसको एडॉप्ट करने लगी है मेंस्ट्रुअल कप को। क्लॉथ पैड तो दूसरे लोग भी जैसे काफी उसका मतलब दिन ब दिन क्लॉथ पैड और कप का मार्केट बढ़ता जा रहा है। और हमें तो बहुत आशा है कि अगले समय में जैसे वो और भी अच्छा हो जाएगा। इज इट इजीली अवेलेबल एट एवरी सिटी आ, प्लेस? ये उसका प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये मेंस्ट्रुअल कप अभी अवेलेबल काफी मेडिकल स्टोर्स में होने लगे हैं। और ऑनलाइन तो दोनों अच्छे से इजीली अवेलेबल है। अभी मेंस्ट्रुअल कप और क्लॉथ पैड दोनों इजीली अवेलेबल है, बहुत सारी ब्रांड के ऑनलाइन अवेलेबल है। और मैम दूसरा ऑप्शन है ऐसे कि इससे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप को रोजगार मिल सकता है इसमें हाँ, से? तो ये जो क्लॉथ पैड जो है ना वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उसका मार्केटिंग कर सकते हैं। वो है, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ऐसा ग्रुप बने और उसमें भी वो हो। और कुछ जगह पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए भी है, सक्सेसफुली हुए हैं। और आपको जान के खुशी हुई होगी कि उड़ीसा में एक जिला है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, पर उसमें गवर्नमेंट की ओर से मेंस्ट्रुअल कप को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। मुझे वो जिला याद नहीं आता है, पर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। और केरल में बेंगलुरु में ऐसे काफी जगह पे जैसे गवर्नमेंट भी ऐसे मेंस्ट्रुअल कप और क्लॉथ पैड को प्रमोट करने के लिए अपनी तरह से भी प्रयास कर रहे हैं। और मैम जैसे कि बहुत सारी बार जब नदी का प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हर चीज हाँ से, तो हाँ। वैसे इसमें इससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में कुछ गवर्नमेंट के रूल्स है कि उनको कुछ मतलब फाइन हो सकता है क्या फेंकने वालों को? अभी अभी तक हम सूखा लीला कचरा अलग नहीं करवा पा रहे हैं ना।
ओके ओके। तो अभी हाँ हाँ। मेंस्ट्रुअल वेस्ट की तो बहुत दूर की बात है। हम यस अपने मैम। लेवल पे ऐसी कोशिश करते हैं कि इसको अलग से रखना चाहिए। हम तो ऐसे ही प्रमोट करते हैं कि आप मेंस्ट्रुअल कप या क्लॉथ पैड का ही इस्तेमाल करो, ताकि आपको कुछ कचरे में डालना ही नहीं पड़े, है ना। अगर वो डालते हैं तो फिर उसको कहीं फेंकने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो पर ये कोई भी बदलाव जो होता है ना, तो उसमें टाइम लगता है। तो नहीं मैम। हाँ, ये तो इंडिविजुअली हो गया, लेकिन ये तो जिम्मेदारी बहुत बार कैसे ना म्युनिसिपल कारपोरेशन लेता है और वो डंपिंग करते हैं, तो वो उनके डंप भी लिए करता है। हाँ म्यूनिसिपल हाँ। वेस्ट आज की तारीख में भी वो सब वेस्ट एक साथ होके डंप में ही जाता है। कोई सेपरेटली मेंस्ट्रुअल वेस्ट को डिस्पोज करता है, ऐसी सिस्टम इंडिया की कोई भी सिटी में नहीं बनी है। गांव की तो बहुत दूर की बात है वो। वही मेरा पूछना था कि जैसे एनजीटी हर इसमें फाइन लगाते रहता है, वैसे इस हाँ, बारे में भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये सारा फेंक रहा है, डम कर रहा है, तो उनको कुछ फाइन करता है क्या, वो ऐसे मेरा पर्यावरण, सवाल था। हाँ, हमारे हाँ। जैसे सिविक सोसाइटी ग्रुप अगर स्ट्रांग होके फिर उनके सामने कुछ पिटिशन करे तो हो सकता है ऐसा। ओके मैम। हाँ, बहुत ही बढ़िया ये मैम। सब करने यस। के लिए सोसाइटी को ज्यादा मतलब पावरफुल बनना पड़ेगा, है ना। हम डिमांड कर सकते हैं उनसे, वो हमारे लिए बनी है गवर्नमेंट, तो हम उनको बोल सकते हैं ऐसा। हमें पावरफुल बनना पड़ेगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है और इसको सुधारो। और मैम, जब भी आप एक काम कर रहे हो अवेयरनेस का हर जगह जाके, तो आपको सबसे ज्यादा बदलाव कहाँ पर आ रहा है, मतलब एट स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल और सोसाइटी लेवल, कि लोग वहां देखो, पर पहले जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले तो कोई जैसे खुले में, मतलब सबके लोगों के सामने जैसे मासिक स्वच्छता के बारे में बात करना, है ना। पहले तो वो जैसे हम, मैं जब पढ़ती थी तभी, मैं स्कूल में थी तभी, तो जैसे लड़कियों को खाली अलग से बिठा के बात करेंगे, लड़कों को मासिक का जैसा शब्द भी मालूम नहीं होगा। उस जमाने में एक एक समय ऐसा था। अभी हम जो भी जाते हैं तो स्कूल कॉलेजेस में लड़के लड़कियों को साथ में बिठा के बात करते हैं। अगर हम मासिक महोत्सव की बात करें तो हम लोग जैसे बीच पे या गार्डन में या सोसाइटी में जाके सब लोगों के साथ में बात करते हैं, और लोग सुनते हैं और अभी कहते भी है कि हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए और हम सबको इसके बारे में कुछ करना भी चाहिए। तो एटलीस्ट, और हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जैसे मासिक आना शुरू हो उससे पहले लड़के लड़कियों को उसके बारे में मालूम पड़े, ताकि मासिक के साथ जुड़ा हुआ जो भी उनका मतलब शर्म संकोच, बहुत कुछ है मासिक स्वच्छता में। सिर्फ ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के सिवा भी बहुत सारी गैर मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। तो इन सब के बारे में जैसे एक नॉर्मलाइज हो, एक कन्वर्सेशन, संवाद उसके बारे में समाज में, जैसे एक स्वस्थ संवाद उसके प्रति हो उसके बारे में, उसके लिए हमारी कोशिश रही है। और मुझे लगता है कि पहले की, आज से मानो 5 साल पहले हम बात करते थे और अब उसके बारे में अगर हम सोचे तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस बढ़ा है। हम इसके लिए कोशिश कैसी करते हैं, हम लोग स्ट्रीट प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं इसके बारे में, जिसमें सिर्फ औरतें, लड़कियां नहीं, लड़के भी होते हैं। मतलब लड़के लड़कियां मिलके जैसे मासिक स्वच्छता के बारे में सोसाइटीज में जाके, स्ट्रीट्स में जाके, अलग अलग जगह पे उसकी नाटक के जरिए जैसे रजुआत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और लोगों को बात करके इसके बारे में सही क्या है, गलत क्या है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी एक समझ लाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि सबको, हम सब वही कर रहे हैं ना, अपनी अपनी तरह से हम जो सोचते हैं या जहां तक हमें जिस बाबत में हमें लगता है कि नहीं ये कुछ बदलना चाहिए, उसके बारे में हमें अपनी कोशिश सतत जारी रखनी चाहिए, है ना। यस मैम। हमारे साथ अभी अभी वर्षा जो रिंकल जी जुड़ी है, आपको कुछ बात रखनी होगी तो अनम्यूट करके बात कीजिएगा। सैमसंग नाम से कौन जुड़ा है, आप भी
अनम्यूट करके बात कर सकते हो। मुझे लगता है कि देखो आज आज दो विषय में बात हुई। एक जैसे पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए एक पॉजिटिव, मानो आप वृक्षारोपण करते हो तो वो पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। और दूसरी ओर पर्यावरण बिगड़ता हुआ रुके उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मासिक स्वच्छता एक उसका एग्जाम्पल है। तो दोनों दिशा में हमें काम करना होगा, है ना। उसको अच्छा बनाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसमें हमारे प्रयास बढ़ाते ही रहने चाहिए। और वैसे ही जो उसको जो कोई भी बिगाड़ता है जहां जहां भी, है ना, चाहे वो फैक्ट्री का वेस्ट हो या हमारा घर का कचरा हो या प्लास्टिक वेस्ट हो या ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट हो, तो वो सब चीज का हमें कैसे प्रतिबंध करें कि वो कम से कम पर्यावरण को नुकसान करे या नुकसान नहीं करे। इस तरह का हम कुछ व्यवस्था खड़ी करेंगे तो ही वो बैलेंस हो पाएगा। दोनों प्रयास हमें एकदम कैसे बढ़ के चालू रखने चाहिए। जी मैम, ये यही हमारा प्रयास रहता है हर वेबिनार में, क्योंकि आपके जैसे लोग, महानुभाव जो भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी आपके बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं था आपका काम कितना बड़ा है। लेकिन आज आपने जो भी हमें इसके पीछे का बेसिक, इसके पीछे का साइंस बताया, और उससे प्रकृति के ऊपर, और जो इस्तेमाल करने वाली महिला है उनके प्रकृति के ऊपर होने वाले परिणाम, इसके बारे में आपने जो जानकारी साझा की, उससे जरूर मतलब क्या होता है ना कि ये बहुत बार कैसे होता है कि बिकॉज ऑफ मोर एडवर्टाइजमेंट लोग गलत दिशा पे जाने लगे। लेकिन आप जैसे लोग जब ग्राउंड लेवल पे इसका प्रैक्टिकली प्रूफ दे रहे हो, प्रूवन कर रहे हो कि दिस इज द गुड थिंग, तो उससे ही हमारे जो भी, जैसे कि हम अभी तो हम तापी माँ के बारे में जुड़े हैं, हम तो पूरी दुनिया ही हमारी है। लेकिन आज हम यहाँ पर तो तापी माँ के लिए जुड़े हैं। तो तापी माँ के बेसिन में क्या क्या प्रैक्टिसेस है आपके जैसी, ये दूसरे से शेयर करना, यही हमारे ये वेबिनार का मकसद है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन से क्या होता है, लेकिन आज आप सूरत में बैठे हो, मैं महाराष्ट्र में हूँ, संजू जी हो बैतूल मध्य प्रदेश से, और बाकी जो भी साथी आज देखेंगे या फिर कल देखेंगे वो कौन से राज्य से हमें पता नहीं है। तो ये चीज है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इन तापी रिवर बेसिन एंड अदर बेसिन आल्सो, तो एक दूसरे से जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमें क्या करना है, और एक दूसरे के साथ से। और जैसे कि आपका ये टॉपिक है, ये अभी इस बार पहली बार ही हमारे ये वेबिनार में आया कि इस तरीके से दोनों की हेल्थ कैसे जरूरी है, वो महिलाओं की भी और प्रकृति की भी। क्योंकि अभी तक जितने प्रैक्टिसेस मतलब लोग सुनते थे कि वो एडवर्टाइज करते थे, उससे तो यही होता है कि ये डिस्पोजेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, इस तरीके से पैड के बारे में विज्ञापन आते थे। लेकिन आपने जो इसमें साइंस बताया कि दिस इज द रियलिटी, तो वो बहुत जरूरी है, और वो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग ही बता सकते हैं आपके जैसे। तो मैं एक टीम का हिस्सा हूँ, और मैं ये छोटा सा काम करने की कोशिश करता हूँ। और मैं जाते जाते सभी का, मैडम आपने जो समय दिया, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप हमसे जुड़े रहिए, और जब भी आपकी मदद लगेगी हम आपको जरूर पुकारेंगे। और जैसे कि हमारे साथ संजू सर है बैतूल से, वो भी हमारे टीम के ही सदस्य है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी अ, आपके जैसे महानुभाव की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको यहाँ पर बुला के एक दूसरे से उनका संवाद कैसे जारी कर सके, क्योंकि ये छोटा सा सम्मेलन है ऐसे मानते हैं हम। और सम्मेलन से ही जैसे कि आगे जाके अभ्यास होता है, और अभ्यास होने के बाद ही हम कुछ अच्छा काम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, ऐसे हमारे मेंटर्स हमें सिखाते हैं। तो यही हमारी कोशिश रहती है मैम। जाते जाते जरूर एक आपसे मैसेज सुनेंगे, फिर मैं संजू सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि समापन के साथ साथ उन प्रार्थना से इसका समापन करें।
मैम आपके तरफ से एक छोटा सा मैसेज सबके लिए, फिर हम संजू सर के पास जाए। बस जो मैंने एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन के बारे में आज सबको बताया, यही संदेश हम देश के हर कोने में फैलाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग करना शुरू करें, यही मेरा संदेश। शुक्रिया मैम। अगर आप में से किसी को बात रखनी होगी तो अनम्यूट कीजिए, नहीं तो मैं संजू सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अ, उनका जो भी आज का सम पे वो करके फिर प्रार्थना के तरफ लेकर गए। संजू सर। जी, धन्यवाद भाई साहब। अ, आज के वेबिनार में दोनों ही वक्ताओं के द्वारा जो बेहतरीन अपना प्रेजेंटेशन दिया, उनके लिए अपन पूरी टीम की ओर से हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ में आई, जिस ओर ध्यान गया, कि हम लोग आओ तापी नदी को जाने कार्यक्रम के माध्यम से आज तक निरंतर रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जो अन्य कार्य हम कर रहे थे, बिल्कुल इस ओर शायद हमारा, मैं कहूँगा मेरा व्यक्तिगत रूप से कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि बहनों के मासिक पीरियड के साथ जो पैड यूज किए जाते हैं, ये भी पर्यावरण को कितना प्रदूषित करते हैं। ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कार्य हुआ है कि इसके माध्यम से भी जब यहाँ जो अन्य प्रकार के साधन आदरणीय मैम द्वारा बताए गए, यहाँ बहनों के स्वास्थ्य के सुरक्षा के साथ, स्वास्थ्य के संरक्षण के साथ पर्यावरण का भी बहुत बड़ा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग अपने चैनल के माध्यम से कल जो यूट्यूब पर अपने इस वेबिनार को अपलोड किया जाएगा, उसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि घर घर तक इस जानकारी को अधिक से अधिक बहनों तक पहुंचाए, ताकि बहनों के स्वास्थ्य को बचाया जा सके और इस पर्यावरण को बचाया जा सके। क्योंकि जितनी जो परिस्थितियां बताई गई, जिस तरह से केमिकल के माध्यम से बहनों का स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, पर्यावरण को भी कितना प्रदूषित कर रहा है। आज उस ओर हम ये कहते हैं कि हमारा जो वेबिनार आज का कार्यक्रम है, वो बहुत अधिकतम ये कह सकते हैं उच्चतम शिखर की ओर है, सफलता की ओर, कि हम बहनों के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाने का कार्य इसमें कर पा रहे हैं। अगर कोई भाई बहन अपना वक्तव्य और ना रख पा रहे होंगे तो फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पूरे टीम की ओर से, चूंकि मैं टीम का छोटा सा हिस्सा हूं, तो पूरी कोर टीम की ओर से आओ तापी नदी को जाने कोर टीम जो पूरा कार्य कर रही है, हमारे मेंटर्स की ओर से जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, उनके द्वारा निरंतर प्रयास के साथ ही पर्यावरण को संरक्षण करने, पर्यावरण को बचाने का कार्य किया जा रहा है, उन सभी की ओर से धन्यवाद के साथ में हम दोनों ही वक्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि एक भावना हमारे मन में करे कि इस पूरे सृष्टि में शांति का वातावरण निर्माण हो। जैसा कि गायत्री परिवार में निरंतर रूप से कार्य के में जो अंत का होता है, उसमें दो भावनाएं की जाती है कि सभी दूर सर्वत्र पूरे विश्व ब्रह्मांड में शांति का वातावरण हो, मन मस्तिष्क में शांति का भाव बने, और साथ ही सभी के लिए जो हमारी परंपरा रही वसुधैव कुटुंबकम की, वो सभी में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी निरोगी रहे और सभी लोग एक भावना के साथ में जुड़कर कार्य करें और सभी सुखी रहे। इस भावना के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम को समापन करना चाहेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ निवेदन करना चाहूंगा। परमपिता परमेश्वर से हम भावनात्मक रूप से जुड़े। ओम देव शांति, अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी भाई बहनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज के वेबिनार को समापन की ओर।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और मैम और मदन लाल जी नहीं अभी, मैं दोनों वक्ताओं का हमारे टीम की तरफ से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और हम आगे भी ऐसे ही, हमारी लगातार कोशिश है कि हमारे तापी रिवर बेसिन में जो भी एक्सपर्ट है उनसे अ, साझा कैसे करे, कम्युनिकेशन कैसे करे, इसके बारे में हम कोशिश करते रहे। थैंक यू वेरी मच। चलिए। लेंगे।